वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक रेशियो एनालिसिस का जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने कल देखा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट होता है कल हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। आज हम उसी एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो में डेटा टर्नओवर रेशियो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे किस तरीके से डेटा टर्नओवर रेशियो फाइंड किया जाता है, ठीक है, और कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं रेशियो के बेसिस पे अपने बिजनेस को प्लान करती है, ठीक है, कि किस टाइप के डेटा को कितने क्रेडिट पीरियड के हिसाब से उनको क्रेडिट देना है, ठीक है। और मतलब इसी रेशियो डेटा टर्नओवर रेशियो और डेटा कलेक्शन पीरियड रेशियो के बेस में वो एनालाइज करते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिस ऑफ सेल होगा या जो स्ट्रेटजी होगी क्रेडिट सेल करने की वो क्या होगी, वो इन्हीं रेशियोज के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो। तो आइए देखिए डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है, डीटीआर को इन्हें शॉर्ट में मैंने डीटीआर में लिखा है, ठीक है। तो डेटा टर्नओवर रेशियो, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेटा टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, डेटा टर्नओवर रेशियो क्या शो करता है। तो चलिए समझते हैं कि डेटा टर्नओवर रेशियो क्या बताता है। डेटा टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में या किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितने बार डेटर से कैश रियलाइज होता है या पैसे की रिकवरी होती है। यहाँ पे लिखा है कि मेजर्स द क्विकनेस ऑफ रिकवरीज ऑफ ट्रेड डेटर्स, मतलब किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड डेटर्स होते हैं उनसे जो रिपेमेंट आता है या रिकवरी आती है वो कितने बार आ रही है, मतलब उनकी क्विकनेस कितनी है, मतलब कितनी जल्दी वो पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डेटा टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इफेक्टिवली ये कितने बार एक अकाउंटिंग ईयर में डेटर से रिकवरी आती है, किसकी, पेमेंट की, ठीक है, ओके। तो आइए अब समझते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है। तो देखिए डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल क्या होता है, तो नेट क्रेडिट सेल का मतलब है, ध्यान रखिएगा, डेटर आता कब है, डेटर किसी ट्रांजेक्शन में तब एग्जिस्ट करता है जब वो ट्रांजेक्शन किस में हो, क्रेडिट में हो। कैश ट्रांजेक्शन के केस में डेटर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सेल लेना है वो कौन सा लेना है, क्रेडिट वाला, उधारी वाला। क्यों? क्योंकि उसी केस में तो डेटर एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मतलब है हमें यहाँ पे सेल तो लेना, लेकिन कैसा सेल, क्रेडिट सेल। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस क्रेडिट सेल में हमको नेट क्रेडिट सेल लेना है। नेट क्रेडिट सेल मतलब यदि कोई रिटर्न है टोटल सेल्स से हमें उसको भी डिडक्ट करना है, ठीक है। फिर है एवरेज ट्रेड डेटर, तो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स। अब एवरेज ट्रेड डेटर क्या है, जैसे कल हमने पढ़ा था, जैसे एवरेज स्टॉक होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा क्या आता था उसमें, एवरेज स्टॉक। तो उसी तरीके से यहाँ पे एवरेज ट्रेड डेटर जब हम निकालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो डेटर की ओपनिंग वैल्यू रहेगी, और डेटर की जो क्लोजिंग वैल्यू रहेंगे डिवाइडेड बाय, उनको टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज ट्रेड डेटर, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड डेटर, ओके। जबकि नेट क्रेडिट सेल निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल सेल्स से हम रिटर्न को माइनस कर देंगे और जो भी उसमें कैश सेल्स है उसको यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हम डेटा टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि डेटा टर्नओवर रेशियो निकालते समय बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीटीआर निकालते समय डेटर्स के साथ उन्हें भी इंक्लूड करना पड़ेगा। होगा ये कि ओपनिंग डेटर में ओपनिंग बिल रिसीवेबल को आपको ऐड करना होगा और क्लोजिंग डेटर में आपको क्लोजिंग बिल रिसीवेबल को ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है जो डेटा टर्नओवर रेशियो है ना, ये ट्रेड रिसीवेबल पे बेस्ड होता है। किस पे, ट्रेड रिसीवेबल में। और ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीजें ही आती हैं,
एक आता है डेटर की वैल्यू, दूसरा आता है बिल रिसीवेबल, क्योंकि दोनों ही क्या है रिसीवेबल। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डीटीआर निकालेंगे तो यदि उस क्वेश्चन में आपको बिल रिसीवेबल की भी वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप डीटीआर कंप्यूट करेंगे तो उस समय आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डीटीआर फाइंड कर रहे हैं और उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है या प्रोविजन फॉर रिजर्व ऑन डेटर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, उन्हें डिडक्ट नहीं करना है, उन्हें डिडक्ट नहीं करना है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड होगा लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को आपको क्या नहीं करना है, डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए कुछ केस ऐसा आता है जिस केस में या जिस कंडीशन में ये हो कि एवरेज जो ट्रेड डेटर है ना उसको कंसीडर कर पाना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि एवरेज ट्रेड डेटर निकले उस इंफॉर्मेशन के बेस पे। हो सकता है आपको ओपनिंग वैल्यू या क्लोजिंग वैल्यू दी हुई हो, तो यदि आपको सिंगल इंफॉर्मेशन दिया है ओपनिंग का या क्लोजिंग का, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसी ओपनिंग या क्लोजिंग को आपको एवरेज की जगह पे यूज करना पड़ेगा। मतलब आप वहां पे एवरेज ट्रेड डेटर के केस में आप क्या करेंगे, या तो ओपनिंग वैल्यू जो दी है उसको आप वो कर लेंगे, क्या कंसीडर कर लेंगे, या जो क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये थर्ड जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो फोर्थ पॉइंट ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको नेट क्रेडिट सेल के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ टोटल सेल दिए रखा है और ऐसा कोई तरीका नहीं दिया है जिसके थ्रू आप क्या करें, आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कैश में है कि क्रेडिट में, तब आपको वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डीटीआर निकालने के कैलकुलेशन के पर्पज से आपको उसे पूरे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट सेल एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे, डीटीआर से रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, डीसीपी की। ये क्या है, डेटर कलेक्शन पीरियड। देखो डीटीआर अलग था, अब ये है डीसीपी, दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, डेटर कलेक्शन पीरियड ये क्या बता रहा है, तो डेटर कलेक्शन पीरियड, इसे और भी क्या शब्द में बोला जा सकता है, इसका दूसरा नाम है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एसीपी। मतलब फर्स्ट तरीके से हम इसे डीसीपी बोल रहे हैं, दूसरा तरीका ये है हम इसे एसीपी बोलेंगे। एसीपी का मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड, और इसका जो तीसरा नाम है वो है डेटर वेलोसिटी पीरियड, डीवीपी। ठीक है, तो ये तीन नाम दिए रखे हैं डीसीपी के। तो चलिए आइए समझते हैं कि डीसीपी है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एवरेज टाइम ऑफ रिकवरी फ्रॉम डेटर। ये जो डेटर कलेक्शन पीरियड है ना, वो ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में ऑन एन एवरेज कितने दिनों में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेटर से कलेक्शन मिले जा रहे हैं या मिलते हैं या मिलने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, डीसीपी ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बता रहा है कि किसी एक अकाउंटिंग ईयर में उस इंस्टीट्यूशन को अपने डेटर से कितने दिनों में पेमेंट आ जाता है। ये जो पेमेंट की रिकवरी है, यहाँ पे लिखा है कि एवरेज टाइम ऑफ रिकवरी फ्रॉम डेटर, कि वो समय क्या होगा या वो एवरेज समय क्या होगा, टाइम होगा जितने दिनों में क्या बोलते हैं डेटर से ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को पैसे की रिकवरी हो जाती है। तो ये क्या बताता है, रिकवरी पीरियड बताता है कि कितने दिनों के अंदर पेमेंट ऑन एन एवरेज मिल जाता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कोई कंपनी है अपने पार्टीज को जब वो सेल करती है, डेटर को सेल करती है, तो वो बोल देती है कि भाई आप कितने दिनों में पेमेंट देने वाले हैं। ठीक है, तो वो बोला 1 महीने का। तो जनरली यदि वो 1 महीने में पेमेंट कर देता है तो यहाँ पे इनके लिए जो डेटर कलेक्शन पीरियड होगा वो क्या होगा, 1 मंथ का होगा। ठीक है, तो देखिए डेटर कलेक्शन पीरियड डीसीपी का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि अच्छा, ये जो डीसीपी का जो फॉर्मूला है वो डीटीआर के फॉर्मूला के जस्ट रिवर्सल है। देख लीजिए, नेट क्रेडिट सेल यहाँ पे न्यूमरेटर में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, और इनटू क्या करेंगे, जो भी क्रेडिट पीरियड अलाउड किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, उसके हिसाब या एडिटी के द्वारा, तो उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। अब ये जो क्रेडिट पीरियड है ना, ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में डेज में दिया हो, ठीक है, जो कि 360 डेज या 365 डेज भी हो सकता है। ठीक है, ओके। फिर आपको मंथ में भी दिए जा सकते हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड हो सकता है मंथ में हो कि इनकी जो रिकवरी आ रही है महीने के हिसाब से आ रही है, और ये वीक्स में भी हो सकते हैं। तो जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होगी आपको उसके बेस पे
क्या करना पड़ेगा, आपको डेटर कलेक्शन पीरियड क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डीटीआर और डीसीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। और अब हम देखने वाले हैं कुछ इसके एग्जांपल कि किस तरीके से डीटीआर और डीसीपी क्या किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो की कुछ क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में चीजें सही तरीके से आ पाए। देखिए क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे 1 अप्रैल 2001 और 31 मार्च 2002। कहने का मतलब है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो 2001 का स्टार्टिंग है और एंडिंग है मार्च 2002 का। तो अप्रैल में स्टार्टिंग का और मार्च 2002 का दो बैलेंस दे रखा है, इस ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। डेटा का ओपनिंग बैलेंस है 35,000 का, जबकि उसका क्लोजिंग बैलेंस है 45,000 का। उसी तरीके से आप देखेंगे बिल रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 5,000 रुपए का है, जबकि इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है 15,000 है। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस 3500 और क्लोजिंग बैलेंस 4500 है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो टोटल सेल है, इस क्वेश्चन की जो टोटल सेल है वो इस क्वेश्चन में दे रखा है 3,70,000 का, मतलब 3,70,000 रुपए का माल यहाँ पे बिका है। ओके, जिसमें से 10,000 रुपए का क्या हुआ, सेल रिटर्न आ गया, मतलब 3,70,000 का माल जो बेचा गया था उसमें से 10,000 का रिटर्न आ गया। तो ये रिटर्न हुए और जो कैश सेल हुए हैं, तो कैश में जो सेल हुआ है वो है 60,000 रुपए का। देखा जाए तो टोटल सेल्स से यदि हम रिटर्न और कैश सेल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेट क्रेडिट सेल, मतलब वो सेल जो कि उधारी में किया गया है या क्रेडिट में किया गया है, उसी क्रेडिट सेल को या उधारी की सेल को हम नेट क्रेडिट सेल लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है या नीड है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको इन इंफॉर्मेशन के बेस में डेटा टर्नओवर रेशियो और डीसीपी डेटा कलेक्शन पीरियड फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या डेटर। देखिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में डेटर्स के साथ बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ है और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस के लिए रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब वो सोर्सेज जहां से फंड पैसे मिलने हैं, ये रिकवरी होनी है। तो यहाँ पे पैसे जो रिकवर होने वाले हैं वो डेटर से भी होंगे और बिल्स से भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल चलिए फाइंड करते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल होगा क्या, टोटल सेल्स से रिटर्न माइनस कैश सेल माइनस कर देंगे और रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट आ गया। 370 से हमने 60 माइनस किया और 10,000 माइनस किया तो आया क्या, नेट क्रेडिट सेल 3 लाख रुपए, मतलब 3,70,000 की टोटल सेल से हमने रिटर्न माइनस करने के बाद और कैश सेल माइनस करने के बाद जो हमारा नेट क्रेडिट सेल आ रहा है वो 3 लाख। तो जैसे 3 लाख आपने कैलकुलेट किए, आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में फिल करना है। ठीक है, उसके बाद एवरेज ट्रेड डेटा निकालना है। तो एवरेज ट्रेड डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एवरेज ट्रेड डेटा निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट या रिसीवेबल या डेटर्स में करने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि बिल रिसीवेबल भी जब हम डेटा टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो उसमें हमने डेटर के साथ उसको क्या करना है, ऐड करना है। क्यों, क्योंकि वो टोटल रिसीवेबल है। ठीक है, और जबकि हमने बोला था कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होते हैं हमें उसे कंसीडर नहीं करना है डीटीआर कैलकुलेशन के पर्पस के लिए। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो यूजलेस इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए देखते हैं एवरेज डेटा निकालने के लिए ओपनिंग डेटा 35,000 प्लस बिल रिसीवेबल का भी ओपनिंग, तो ओपनिंग डेटा और ओपनिंग बिल रिसीवेबल 5,000, तो 35 प्लस 5, तो ये ओपनिंग वैल्यू कितनी आ गई इसकी 40,000। किसकी आ गई, जो ओपनिंग रिसीवेबल है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 40,000। उसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग वैल्यू डेटर की 45 और क्लोजिंग वैल्यू बिल रिसीवेबल की 15,000। तो टोटल जो क्लोजिंग रिसीवेबल है वो 45,000 प्लस 15,000 करके आपका 60,000 होता है। तो 60,000, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या, डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल इनका करा जाए तो 40,000 यहां से 60,000 यहां से,
तो टोटल कितने हो रहे हैं 1 लाख रुपए हो रहे हैं, 1 लाख रुपीज हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाई अपन 2 करेंगे तो उनका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है वो है आपकी 50,000, कितना है 50,000 रुपए। अब हमें चूंकि नेट क्रेडिट सेल भी मिल चुके हैं और एवरेज डेटर्स भी मिल चुके हैं या रिसीवेबल मिल चुके हैं, तो अब हम इन फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं और 3 लाख अपॉन 50,000 यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 6 आ रहा है। अब चूंकि डेटा टर्नओवर रेशियो जो होता है ना वो टाइम्स में निकाला जाता है, किसमें टाइम्स में, मतलब कितने बार डेटा टर्नओवर हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो 6 बार, ठीक है, मतलब 6 बार रिकवरी हो रही है एक डेटर से एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर वेलोसिटी पीरियड, आप इन्हें 3 नामों से जान सकते हैं। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला का जस्ट रिवर्सल है, बस इसमें यहाँ पे जो क्रेडिट पीरियड जो अलाउ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें वो भी लिखना होता है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 50,000 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था अपॉन नेट क्रेडिट से 3 लाख रुपए जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, इनटू क्या किया हम मल्टीप्लाई किया मंथ में, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई थी इसमें जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो मंथ्स में निकालने के लिए बोला गया था, तो हम क्या किया यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 मंथ्स। तो इस तरीके से डेटा टर्नओवर रेशियो और डेटा कलेक्शन पीरियड जो है वो निकला। तो डेटा टर्नओवर रेशियो 6 टाइम निकला है, मतलब 6 बार, एक साल में 6 बार डेटर से रिकवरी आ रही है, 6 बार पैसे मिल रहे हैं। जबकि कितने महीनों में पेमेंट आता है, तो ऑन एन एवरेज डेटर को उधारी सेल करने पे उसकी जो रिकवरी है या उससे जो पेमेंट है विद इन 2 मंथ, मतलब 2 महीने में पेमेंट मिल जाता है। इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है, एनालाइज करते हैं कि हमारी जो ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, या हमारा जो रिकवरी का जो क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी होगा वो क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है इन्हीं रेशियो के बेस पे। तो बस आज के लिए हमारा डिस्कशन बस यहीं पर, कल हम देखेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग रेशियो जो कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होगा। आज हमने डेटा टर्नओवर रेशियो किया है, कल की हम वीडियो लेक्चर में फिर से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू, ओके।